Hello everyone, this is Janamika Verma and you are watching Law Warriors YouTube channel. So friends, हम लोग इंडियन पेनल कोड के सीरीज़ में हम सेक्शन 26 तक कंप्लीट कर चुके थे और आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 27, 28। स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन 27 जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 27 ऑफ इंडियन पेनल कोड क्या कहता है फ्रेंड्स? सेक्शन 27 वो प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट के बारे में बताता है। देख लेते हैं कि सेक्शन 27 में क्या कहा गया है इंडियन पेनल कोड में। सेक्शन 27 है जो हमारे सेकंड चैप्टर में आता है और सेकंड चैप्टर हमारा है जनरल एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स, जो सेकंड चैप्टर में जनरल एक्सप्लेनेशन में जो डेफिनेशन, जो टर्म दिए गए हैं, जिन्हें डिफाइन किया गया है, उनको हम वही मीनिंग समझेंगे जो कि इंडियन पेनल कोड के किसी सेक्शन में वो वर्ड यूज़ किया गया है। तो ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेक्शन 27, प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। व्हेन प्रॉपर्टी इज in the possession of person's wife, clerk or servant on account of that person, it is in that person possession within the meaning of this code। यहाँ पे ये बोला गया है कि कोई भी प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी उसकी वाइफ के, उसके क्लर्क के या फिर सर्वेंट के पोजीशन में है, तो उस प्रॉपर्टी को ऐसा समझा जाएगा कि वो प्रॉपर्टी उसी के पोजीशन में है जो ऑनर है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ए है, उसकी वाइफ बी है। ओके, ए की रिंग है, वो बी के पास है, मतलब उसकी वाइफ के पास है, तो ये समझा जाएगा कि जो ए की रिंग है वो ए की पोजीशन में ही है। आइए देख लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है? ए पर्सन एम्प्लॉयड टेम्परेली और ऑन ए पर्टिकुलर ओकेजन इन द कैपेसिटी ऑफ ए क्लर्क और सर्वेंट इज ए क्लर्क और सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि कोई भी पर्सन है जिसको क्लर्क या सर्वेंट टेम्परेली रखा गया है, मतलब कि अगर एक भी दिन के लिए भी रखा गया है और उसके पोजीशन में वो प्रॉपर्टी जाती है, तब भी यही समझा जाएगा कि ऑनर के पोजीशन में वो प्रॉपर्टी है। ओके फ्रेंड्स, आइए अब हम सेक्शन 28 देख लेते हैं कि इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 28 क्या कह रहा है। सेक्शन 28 काउंटरफिट के बारे में बता रहा है। देखिए यहाँ पे, ए पर्सन इज सेड टू काउंटरफिट। एक पर्सन को काउंटरफिट कब कहा जाएगा? हु कॉजेज वन थिंग टू रिसेंबल अनदर थिंग। जो एक चीज रिसेंबल बनाएगा दूसरे चीज से, मतलब कि कोई चीज है वो दूसरी चीज की तरह बना लिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक का सिक्का है, एक का सिक्का तो सभी लोग जानते होंगे, तो वैसा ही कोई सिक्का बना लिया किसी और मेटल का। ओके फ्रेंड्स, तो हमने एक के सिक्के से एक दूसरा सिक्का बना लिया, ठीक है। इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिसेंबल टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, और उस सिक्के को इंटेंशनली बनाया है कि उसे डिसेप्शन कर सके, कोई भी पर्सन रिसीव हो सके उससे, उस सिक्के को हम किसी को दे सकें और वो वैसे ही वो सिक्का ले ले कि वो समझे कि हाँ वही भाई ये रियल एक का सिक्का है। ओके, आगे देखते हैं। और नोइंग, ये जानते हुए कि हम डिसेप्शन कर रहे हैं, इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयर बाय बी प्रैक्टिस। जो हमने सिक्का बनाया है एक का, उसका हम प्रैक्टिस कर सकें, उसको हम किसी को दे सकें, उससे हम उस सिक्के से कोई रिसीव हो सके। तो
क्या समझा जाएगा, उसे काउंटरफिट कहा जाएगा। अब देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। एक्सप्लेनेशन 1, इट इज़ नॉट इसेंशियल टू काउंटरफिटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। एक्सप्लेनेशन 1 हमारा कह रहा है कि जो रिसेंबल किया है, जो एक का सिक्का बनाया है, वो जरूरी नहीं है कि डिट्टो ही सेम टू सेम हो। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट हाँ नियर वही हो, मतलब कि लग रहा हो कि हाँ सेम वही एक का सिक्का है। सेकेंड एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। व्हेन ए पर्सन कॉजेज वन थिंग टू रिसेंबल अनदर थिंग, जो कि हम अभी डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, ऊपर पढ़ चुके हैं कि एक जो पर्सन है जो कॉज कर रहा है किसी एक चीज़ को रिसेंबल कर रहा है दूसरी चीज़ की तरह, एंड द रिसेम्बलेंस is such that a person might be deceived, thereby it shall be presumed until the contrary is proved that the person so causing the one thing to resemble the other thing intended by means of that resemblance to practice deception or knew it to be likely that this deception would thereby be practiced। यहाँ पे फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन 2 है, वो ये कह रहा है जब कोई पर्सन है एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह बना रहा है, जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में सिक्का लिया था, और रिसेंबल ऐसा होना चाहिए कि कोई भी उस पर्सन से डिसीव हो जाए। देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, रिसेम्बलेंस इज सच दैट अ पर्सन माइट बी डिसीव्ड। रिसेम्बलेंस जो आपने रिसेंबल किया है सिक्के को, वो ऐसा होना चाहिए कि कोई भी पर्सन डिसीव हो जाए, किसी भी पर्सन को धोखा दिया जा सके, कि कोई भी पर्सन ऐसा समझे कि हाँ भाई ये एक का ही सिक्का है ना। तो जिस पर्सन ने ये सब किया है तो वो ये प्रिज्यूम किया जाएगा, उस पर्सन को ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि हाँ भाई उसने ये सिक्का है वो इंटेंशनली ही बनाया है किसी को डिसीव करने के लिए। अब भाई किसी ने बनाया है तो ज़रूरी नहीं है ना कि उसका इंटेंशन ही हो रिसीव करने के लिए। तो कब तक ये प्रिज्यूम नहीं किया जाएगा, जब तक कि वो ये प्रूफ ना कर दे कि उसने वो सिक्का इंटेंशनली नहीं बनाया है, बस खुद के लिए यूं ही बना लिया है। मान लें कि कोई भी सिक्का बना के रख लेता है, कोई भी बच्चों के लिए बना देता है खेलने के लिए, तो वो हमारे काउंटरफिट में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स काउंटरफिट में 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं हमारे इंग्रेडिएंट में। पहला है एक चीज़ है वो दूसरी चीज़ के रिसेंबल में होनी चाहिए। सेकेंड इंटेंशन होना चाहिए उस चीज़ को बनाने का कि वो जो सिक्का हमने बनाया था, जो रिसेंबल किया था, उस सिक्के से किसी को रिसीव कर सके और उस सिक्के का यूज़ कर सकें, है ना। और थर्ड हमारा इंग्रेडिएंट होता है कि वो नॉलेज होनी चाहिए उसे, कि वो उसे पता होना चाहिए जो सिक्का बना रहा है कि हाँ भाई कि मैं इस सिक्के को आगे यूज़ करूँगा, आगे इस सिक्के के थ्रू किसी को रिसीव करूँगा। ओके फ्रेंड्स, और हाँ अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ हम डेली क्विज कराते हैं, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट और मेंस के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। थैंक यू।